लास्ट लेक्चर के एंड तक आते आते हम लोगों ने एंट्रोपी के बारे में कुछ बातें तो सीख ही ली थी ना। वी स्टडीड अ फ्यू थिंग्स अबाउट एंट्रोपी, कि भाई कैसे कैलकुलेट की जाती है एंट्रोपी। पहले तुमने ये समझा था कि होती क्या है, उसके बाद हमने समझा था कि भाई कब बढ़ती है या कब घटती है, ये चीज़ें हम कैसे बता पाते हैं, है ना। वी डिड अ फ्यू क्वेश्चन ऑन प्रिडिक्टिंग वेदर द डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने किसी प्रोसेस में कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है वो लिखा था, उसको अलग अलग केसेस में अप्लाई करके देखा था कि क्या फॉर्मूला बन जाता है इन डिफरेंट केसेस। और फिर कुछ क्वेश्चन करे थे उसके ऊपर ना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन डेल्टा एस इन डिफरेंट processes. At the end of the lecture, we ended at this heading कि entropy change during phase transition हमको पढ़ना है। तो सबने ये हेडिंग लिखी थी लास्ट क्लास में। चलो तो अपन इसके आगे जो चीजें इसके अंदर पढ़ना है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली सब हेडिंग इसके अंदर बच्चों आपको लिखना है, नंबर 1 लिखो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट सब हेडिंग इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो फेज ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जब जाते हैं। फेज, एक फेज से दूसरे फेज में जाने का मतलब जैसे आप सॉलिड से लिक्विड गए, वो एक फेज ट्रांजिशन हो गया, है ना। लिक्विड से सॉलिड आओगे वो भी एक फेज ट्रांजिशन है, या लिक्विड से गैस गए तो वो भी एक फेज ट्रांजिशन है। अपन ने कुछ बातें पढ़ी हुई है ना, बॉइलिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब फेज ट्रांजिशंस होते हैं। तो इनके अलग अलग केसेस में अपन पढ़ रहे हैं। फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब क्या होता है, किससे किस में कन्वर्जन या मेल्टिंग, बिल्कुल सही बात है। फ्यूजन इज मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन जब होता है तो उसको फ्यूजन कहते हैं। तो उसमें लिखो बच्चों, द एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड, the entropy change when 1 mole of a solid substance changes from solid state to liquid state, from solid state to liquid state at its melting point is known as its entropy of fusion, is known as its entropy of fusion, full stop। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा एस जो है उसको हम क्यू रिवर्सिबल बाय टी लिखते हैं। और फ्यूजन जब होता है, मेल्टिंग जब होती है, तो क्यू जो होता है, हीट एक्सचेंज होती है, वो डेल्टा एच फ्यूजन के इक्वल होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज इज डेल्टा एच। तो फॉर फ्यूजन टेम्परेचर जो है सिस्टम का, ये जब कोई चीज मेल्ट हो रही होती है तो जो टेम्परेचर होगा उसको टेम्परेचर मेल्टिंग कहेंगे, जिस पॉइंट पे वो चीज मेल्ट होती है। तो टी मेल्टिंग या टी फ्यूजन हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। और Q जो है वो हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। हमने लिखा था, ये पढ़ा था कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डेल्टा एच कहते हैं। याद आ रहा है बच्चों, हमने पढ़ा था ये कि हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर वाज डेल्टा एच। तो अब हम क्या करेंगे कि हीट की जगह डेल्टा एच रखेंगे, टी की जगह जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रखेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। अगर आपको ये दो चीजें पता हो तो आप इससे डायरेक्टली बता सकते हैं। क्या पता होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या जिसको आपने पहले छोटी क्लासेस में लेटेंट हीट के नाम से पढ़ा है ना आपने, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो उसको हम लेटेंट हीट ना कह के एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन कह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कह रहे हैं। तो डेल्टा एच फ्यूजन इज सॉरी डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब बेसिकली सेम लॉजिक से बाकी सारे फॉर्मूले भी हम डायरेक्टली लिख देंगे, उसमें ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ सब्सक्रिप्ट बदल जाएंगे। जैसे यहाँ मेल्टिंग हो रही थी तो सब जगह फ्यूजन फ्यूजन और फ्यूजन आया। बॉइलिंग होगी तो टेम्परेचर कौन सा लोगे आप? मेल्टिंग के लिए मेल्टिंग पॉइंट लिया था, बॉइलिंग के लिए क्या लोगे? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। या मेल्टिंग के लिए डेल्टा एच फ्यूजन लिया था, बॉइलिंग के लिए क्या ले लोगे? डेल्टा एच वेपराइजेशन। बॉइलिंग है ना, वेपराइजेशन लोगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन। हाँ या ना? तो फेज ट्रांजिशन में क्या होगा, बस फॉर्मूले सेम ही दिखेंगे, सब्सक्रिप्ट के बस नाम बदलते जाएंगे, है ना। फॉर्मूला बेसिकली तो बस यही यूज हो रहा है, क्यू बाई टी। इस पे भी क्वेश्चन भी करेंगे अपन, पहले अपन एक बार फॉर्मुलेज लिख लें। यहाँ तक लिखा सबने? तो मैं बाकी दोनों फॉर्मूले भी जल्दी जल्दी लिखवा दूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया? चलो, तो एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ करवा ही देता हूँ, उसके बाद दो लिख के फिर और कुछ क्वेश्चन करेंगे। एज एन एग्जाम्पल लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल। If enthalpy of fusion for water is, if enthalpy of fusion for water is 6006 joules per mole, per mole under conditions of 1 bar pressure and 0 degree Celsius temperature, then find the entropy change for fusion of water. Then find the entropy change for fusion of water, और यूनिट्स के साथ आंसर बताना है बच्चों इस बार, है ना। गिव मी योर आंसर विद यूनिट्स। तो बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? आसान ही है बहुत। सही है प्रेशा बेटा, और बाकी लोग? सारा सही है। यूनिट यूनिट भी बतानी है, कौश तो नहीं, गड़बड़ करी तुमने। तो टी फ्यूजन क्या लिखना है भाई? 273 केल्विन, बिल्कुल 273 केल्विन। ये याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है आपको, कितना दिया है क्वेश्चन में? 6006 जूल पर मोल। इन दोनों से जब आप डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे तो होगा डेल्टा एच बाय टी आएगा, तो होगा 6006/273। यूनिट आपको यहीं से मिल जाएगी, अगर आप ध्यान दो तो जूल पर मोल है और ये अपॉन केल्विन है। तो कितना आ रहा है डिवाइड करके भाई? नंबर कितना आता है? 22, बिल्कुल सही है, सही है। गुड गुड, वेरी गुड। तो ये आएगा आपका 22, यूनिट आपकी हो गई जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, समझ में आ रही है यूनिट भी वैल्यू के साथ? काम बहुत आसान है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को मुश्किल होनी चाहिए, है ना। बस यूनिट एक बार आपको इस तरीके से लिख के देख लेनी चाहिए। यही आंसर आया था सबका, बड़े आगे इसके साथ। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकंड इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दिस वाज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
सेकंड लिखो, तो नंबर वन एंथैल्पी ऑफ, सॉरी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी बोल रहा हूं मैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। सेकंड लिखो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, बाद में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी पढ़ाऊंगा, वो बाद में आएगा, अभी अपन एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। सेकंड, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है भाई, कहां से कहां कन्वर्जन होगा, बताओ। लिक्विड टू गैस, वेरी गुड प्रेषा, चयन, आदित्य, प्रगति, वेरी गुड। लिक्विड टू गैस है ना, वाटर से गैस जरूरी नहीं है, लिक्विड कोई भी दूसरा भी हो सकता है, बट लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होगा। सही है, सही है, वेरी गुड बच्चों, सुजल गुड। लिखो, द एंट्रोपी चेंज, इट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ लिक्विड, इट इज द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व करके लिख लो, इन्वॉल्व व्हेन one mole of a liquid substance changes from one mole of a liquid substance changes from liquid state to gaseous state, from liquid state to gaseous state at its boiling point। तो डेल्टा एस अगर वेपराइजेशन चाहिए तो वो हो जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट, है ना। वो बीच के स्टेप्स अपन लिख नहीं रहे कि क्यू को डेल्टा एच लिखा और टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट लिखा, वो वैल्यूज अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी वेपराइजेशन। लिखा सबने, बिल्कुल फॉर्मूला वही रहेगा जैसा पहले था, यहाँ भी वही फॉर्मूला था, है ना, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ एक जगह मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, एक जगह बॉइलिंग पॉइंट की बात हो जाएगी, और थर्ड इज सब्लिमेशन। यहां तक लिख लिया हो तो वो भी लिख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन और करेंगे। लिख लिया, तो लास्ट थर्ड लिख लो बच्चों, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, और उसमें लिखो कहां से कहा जाएंगे, सॉलिड टू गैस, बिल्कुल सही आदित्य, सॉलिड टू गैस। तो अपन इसमें लिख देंगे एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व व्हेन द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, एंट्रोपी चेंज involved when a substance changes from solid state to gaseous state। Full stop। Delta S sublimation is equal to delta H sublimation upon T sublimation। तो delta H sublimation divided by the temperature of sublimation gives you delta S sublimation।
फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ सब्सक्रिप्ट चेंज हो जाते हैं। इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एक नई नई चीज हाँ तुम्हारे लिए नया होगा, स्पॉन्टेनिटी नाम की एक चीज होती है, उसके अपन बात करेंगे। अच्छा कौस्तुभ, लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड। चलो, लिखा है यहाँ तक सबने? क्वेश्चन करें इसके ऊपर? आ जाओ, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ इथेनॉल। क्वेश्चन, कैलकुलेट enthalpy of vaporization per mole of ethanol if delta S vaporization is equal to 110 joule per Kelvin per mole, and the boiling point of ethanol is 78.5 degree Celsius. Your options are, नहीं नहीं कौस्तुभ, एंट्रोपी नहीं, एंथैल्पी निकालनी है बेटा, यही निकालना है। एंट्रोपी तो दे दी ना मैंने, इस क्वेश्चन में मैंने एंट्रोपी दे दी है। हर बार सेम चीज थोड़ी कैलकुलेट करोगे, मतलब कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में कभी कुछ और भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है ना? ऑप्शन दे दूं? योर फर्स्ट ऑप्शन ए, 38594 जूल पर मोल। बी, 38.594 जूल पर मोल। सी, 3.8665 किलो जूल पर मोल, या फिर डी, 38665 जूल पर मोल। बताओ क्या आंसर आ रहा है? अरे तिजली कैलकुलेट कर लिया क्या? सही में? अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर डी आएगा, सही बात है, काफी लोगों ने सही कैलकुलेट कर लिया, काफी जल्दी कर लिया। गुड गुड गुड। सो बेसिकली तुमको अब क्या हो गया यहाँ पर, टेम्परेचर दे दिया वेपराइजेशन का, वो हो जाएगा 273 प्लस 78.5, कितना आता है केल्विन में बताओ? 351.5। और डेल्टा एच वेपराइजेशन दे दिया है, सॉरी डेल्टा एच वेपराइजेशन पूछ लिया है, और डेल्टा एस वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी दी है? 110 जूल पर केल्विन पर मोल। तो देर फोर यहां से आपको क्या मिल गया, या सिंस ऐसा कर देते कि सिंस
delta S is equals to delta H by T. Therefore, delta H vaporization is equals to T delta S vaporization. बस वैल्यू रखनी थी आपको 110। तो डेल्टा एस है, टेम्परेचर पहले लिख देते हैं, तो यू हैव 351.5 इंटू 110। इसको कैलकुलेट करोगे तो 38665 ही आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यही सब लोगों ने आंसर कैलकुलेट किया है और मेरे हिसाब से भी यही आंसर है। दिस शुड कम आउट टू बी डेल्टा एच वेपराइजेशन। ऐसे ही किया बच्चों? ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एच कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली आसान है ना, मतलब जो पिछला फॉर्मूला था वो लंबा था कैलकुलेट करने में, उसमें हो सकता है लॉग वर्क कैलकुलेट करना पड़े, बट यहाँ पर थोड़ा आसान रहेगा। फेज ट्रांजिशंस में आपको कैलकुलेशंस इजी पड़ते हैं और फॉर्मूला भी इजी याद रखने के लिए, है ना? ठीक है, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक टर्म और अपन पढ़ेंगे जिसको अपन कहेंगे स्पॉन्टेनिटी, है ना? नेचुरल प्रोसेसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, या किस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड करना, ये अपन सीखते हैं। तो डेल्टा एस से रिलेट करेंगे पहले उसको। विल रिलेट एंट्रोपी विथ रैंडम डेल्टा एस पहले तो। डेल्टा एस को स्पॉन्टेनिटी से रिलेट करेंगे, फिर आगे जाके देखेंगे कि ये जो डेल्टा एस होता है, ये जनरली डेल्टा एस टोटल होता है, यानी पूरे यूनिवर्स का डेल्टा एस को रिलेट करेंगे स्पॉन्टेनिटी से। तो हम पूरे यूनिवर्स पर स्टडी करने में जाए या उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करें तो हमको मुश्किल पड़ता है, तो हम उसको एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट नया टर्म होना चाहिए। इसके बाद कोई नया टर्म अलग से निकल के नहीं आएगा। फिर जो टर्म्स अपन ने पढ़ लिए उन्हीं को बार बार यूज करते रहेंगे। तो ये, लेकिन इसका यूज भी कहाँ काम आएगा, ये जी अपन पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, इससे डेल्टा जी पढ़ेंगे। उसका यूज अपन इस स्पॉन्टेनिटी से ही रिलेट करके उसका यूजेज रहेगा, प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बताने में डेल्टा जी काम आएगा। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी अपन पढ़ रहे हैं अभी इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में, इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा, है ना? हाँ, ये बात है, शुरुआत में मैंने आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव में सुनाई थी, याद है? डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी नाम की एक चीज कही थी, तब डेल्टा एस भी कहा था। अब डेल्टा एस तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेल्टा जी भी सीखेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए आगे थोड़ा स्पॉन्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करें अपन। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको जो लिखनी है उसको लिखो एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। और स्पॉन्टेनिटी को फील भी लेके समझेंगे, भाई कहने का मतलब क्या है स्पॉन्टेनिटी, या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ये वर्ड तो आपने यूज किया होगा लाइफ में कई बार कि इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस नेचर या स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। तो वो वर्ड स्पॉन्टेनियस का थर्मोडायनेमिक्स में मीनिंग क्या है ये अपन समझेंगे, ठीक है? तो नेचर में या डे टू डे लैंग्वेज में स्पॉन्टेनियस का थोड़ा अलग रेफरेंस हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में इसका बहुत स्पेसिफिक मतलब है, अपन उसको समझेंगे कि क्या मतलब है। तो योर नेक्स्ट हेडिंग रीड्स एज एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। इसमें लिखो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in an isolated system,
comma, the change in entropy is positive. The change in entropy is positive. इस चीज का मतलब क्या है, ये भी समझाता हूँ। इसको एक एग्जांपल से लिखते हैं। एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ gases kept in an isolated container. Mixing of gases kept in an isolated container. इसका मतलब, यहाँ तक लिखा सबने? तो मैं इसका मतलब समझाऊं आपको। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, या मिक्सिंग ऑफ गैसेस इन एन आइसोलेटेड कंटेनर से हम क्या कहना चाहते हैं कि मान लो आपके पास एक बॉक्स है ना? उसको आप दो अलग अलग टाइम पर स्टडी कर रहे हो। पहले जब आपने स्टडी करना चाहा तो उसमें दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे आपके पास। एक गैस के मॉलिक्यूल को हम येलो कलर से मार्क कर देते हैं, और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स को रेड कलर से मार्क कर देते हैं। अभी ये मिक्स्ड नहीं है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। और आइसोलेटेड कंटेनर मतलब इस कंटेनर से किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना इसको हीट दी जा रही है, ना इससे हीट ली जा रही है, ना इस पे वर्क कर रहे हैं, ना इससे वर्क ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना? आइसोलेशन में रखा हुआ है कंटेनर को, अपन ने आइसोलेटेड कंटेनर ले रखा है। आइसोलेटेड कंटेनर, दिस इज एट टी इक्वल टू 0 शुरुआत में। अब आप इसको छोड़ देते हो कुछ डेज के लिए ना। लेट्स से यू लीव इट फॉर फ्यू डेज, या लेट्स से एक दिन मान लेते हैं, एक दिन भी बहुत है वैसे तो। टी इक्वल टू 1 डे अगर देखें, तो एक दिन के बाद बच्चों जब आप इसको देखोगे तो क्या ये गैसेस के मॉलिक्यूल जैसे एकदम अलग अलग रहेंगे क्या? कि येलो इधर था तो इधर ही रहा और रेड इधर था तो इधर ही रहा? नहीं, मिक्स हो जाएंगे। आपने तो मिक्स नहीं किया, आपने ना उसको हीट दी, ना उस पर वर्क किया, ना उससे वर्क लिया, ना उससे हीट ली। ये रैंडम मोशन की वजह से ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए विद इन द सिस्टम। तो सिस्टम में रैंडमनेस पहले ज्यादा थी या बाद में ज्यादा हो गई? जब गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग रखे हुए थे तो रैंडमनेस ज्यादा थी या बाद में ज्यादा हुई? कौन सा सिस्टम ज्यादा रैंडम दिख रहा है? बाद में ना। तो यहां से यहां जाने पर डेल्टा एस जो आएगा वो आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। तो यही हमने कहा है कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो उसमें कुछ भी काम जो अपने आप होता है वो ऐसा होगा जिसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगी? ग्रेटर देन 0, ये हमने कहा है। दिस इज व्हाट वी सेड कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। जो उस सिस्टम के अंदर अपने आप हो रहा होगा वो ऐसा प्रोसेस होगा जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास जो हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे उसमें परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कौन था भाई? कौन था? याद करो, चैप्टर की शुरुआत में टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ाए थे तुमको। तो सिखाया था ओपन क्लोज्ड, हाँ, यूनिवर्स सिखाया था, याद है? परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का हमारे पास जो एग्जांपल था वो यूनिवर्स था। अब आते हैं अपनी सेकंड लॉ जो अपन ने लिखी है। ऊपर जाओ, देखो जरा, देखना जरा बच्चों, रुको एक सेकंड। अपन ने एक सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिखा था। क्या लिखा था? कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग लिखा था। और ये क्या लिखा था? डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। तो अपन अभी यही बात कर रहे हैं कि जो चीजें अपने आप होती रहती हैं उनमें डेल्टा एस क्या आता है? पॉजिटिव। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, बात सुनो।
हमारा कहने का मतलब ये है, सुनना बात को, कि नेचर में अगर कोई काम हो रहा है, हमको ये बात पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, ये हमको पता है। तो अगर नेचर में कोई भी काम अपने आप हो रहा है जिसको हम नहीं करवा रहे, तो उस प्रोसेस के दौरान जब भी आप देखोगे डेल्टा एस पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्स का डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है। तो जो काम नेचर में अपने आप हो रहा है, जिसको आप कुछ नहीं छेड़ रहे हो, उसमें जब भी आप टोटल डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग जब भी कैलकुलेट करोगे, हमेशा क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स का डेल्टा एस बढ़ रहा है। आज अपन बैठे हुए हैं, अपन पढ़ रहे हैं, इस वक्त कोई अगर यूनिवर्स का एस कैलकुलेट कर ले और कल इसी टाइम कैलकुलेट करे, तो उसको बढ़ा हुआ मिलेगा। बाकी यूनिवर्स के अंदर तो सब अपने आप ही चल रहा है, उसको तो बाहर से कोई छेड़ नहीं रहा, हम ऐसा मान के चल रहा है कि बाहर से कोई नहीं छेड़ रहा है ना? तो हमारे लिए तो क्या हो रहा है, डेल्टा एस हमेशा बढ़ रहा है। अब लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में हम कैसे पता करेंगे सर? मेजर तो कर नहीं पाते, हमको थोड़ी यूनिवर्स दिख रहा है, तो हम कैसे बताएंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? पहले बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई मैथमेटिकली, बाकी फिर अपन अपन कैसे बताएंगे, वो तो अपन सीख लेते हैं, फील कैसे करेंगे। ठीक है। हाँ, चलो तो ये तो अपना स्टेटमेंट आ गया, ये अपन ने उसको सिस्टम पे भी अप्लाई कर दिया कि मान लो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पे हो जाएगा, लेकिन होगा ये कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होते नहीं सर। हमारे पास तो ओपन क्लोज जनरली सिस्टम रहते हैं, दो टाइप सबसे कॉमन मिलते हैं। तो अब हम कैसे बताएं कि सर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं? तो हमने कहा कि भाई जो नेचर में अपने आप हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है। तो उसमें फिर क्या डाउट क्रिएट होता है, सुनो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप ही जवाब दोगे, और फिर डाउट भी आपका क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो, ये आपके पास दो कंटेनर है, इसमें ऊपर पानी भरा हुआ है। तो आपने क्या किया, इसमें यहाँ से एक पाइप ऐड कर दिया, है ना? ये, और ये कोई ये मत बोलना कि ये क्लोज है, ये ओपन हो गया, पाइप ऐड किया मतलब ऑब्वियसली इसको होल करके पाइप ऐड किया है ना? तो अब ये बताओ, ये पानी का फ्लो यहाँ से यहाँ, ये भी बता देता हूँ तुमको कि अर्थ नीचे है ना? ये अर्थ पे रखा हुआ है, ये अर्थ के लेवल से ये लेवल इस टाइप से है। तो पानी का फ्लो ऊपर से नीचे स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा, है ना? अच्छा, इसी की जगह उल्टा काम आपको करना हो, पानी नीचे भरा हुआ है, पाइप ऊपर लगा दिया हमने, अब ये स्पॉन्टेनियस है क्या? क्या पानी का फ्लो यहाँ से यहाँ स्पॉन्टेनियस है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये तो आपको ऐसे दिख रहा है, रिएक्शंस में आपको दिखेगा नहीं कि भाई कहाँ की एनर्जी से कहाँ जा रहे हैं, है ना? तो उसके लिए अपन फॉर्मूले वगैरह बनाएंगे, बट फिर भी एक और क्राइटेरिया आप लगा सकते हो जिससे आप बता पाओगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। क्या क्राइटेरिया? ध्यान से सुनना बच्चों। अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना? मैं समझाता हूँ क्यों नहीं है सेकंड वाला, मैं भी बता रहा हूँ, सुनो तो सही बात को। अभी आपको एक टर्म बताऊंगा मैं, जिससे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई करो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो यहाँ से ये नीचे जब पानी आ रहा है, अगर आपको टरबाइन पता है क्या होती है, डू यू नो व्हाट इज अ टरबाइन? पढ़ा होगा ये डैम्स वगैरह में, है ना? तो यहाँ मान लो एक छोटी टरबाइन लगा देते हैं, छोटी सी। यहाँ एक आप टरबाइन लगा दो अगर, है ना? इफ यू हैड अ टरबाइन हियर, तो इससे क्या हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे? यानी कि हम इस प्रोसेस से वर्क करवा सकते हैं, इस प्रोसेस से हम वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं ना, काम ले सकते हैं इससे अपन। तो जिस चीज से आप काम ले सको नेचर में, वो प्रोसेस क्या हो गया? ऐसा कोई प्रोसेस जिससे आप वर्क ऑब्टेन कर सको, है ना, काम करवा सको, या एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सको, वो प्रोसेस क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। भाई जो अपने आप हो रहा होगा उसी से तो काम करवा सकते हैं। अगर किसी को हमको काम करना पड़े तो फिर वो स्पॉन्टेनियस कैसे, उससे काम कैसे लेंगे? अगर हमको काम करना पड़े तो उससे हम काम ले सकते हैं क्या? नहीं, एक्सोथर्मिक सारे स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे, ये अपन सीखेंगे आगे।
एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करता है, बट इट्स नॉट नेसेसरीली ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हीट के साथ साथ वर्क के दूसरे पार्ट भी होते हैं। तो सिर्फ हीट रिलीज करना जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कहीं और से वो एनर्जी ले रहा हो और हीट रिलीज कर रहा हो। तो नेट वर्क ऑब्टेनेबल होना चाहिए, नेट वर्क ऑब्टेनेबल। अब देखो यहाँ पर पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में काम मिलेगा कि काम करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी या पानी से आप काम निकलवा लोगे, ये बताओ। काम करना पड़ेगा, है ना? घरों में आपने देखा होगा, हम इलेक्ट्रिक पंप यूज करते हैं पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, घरों में टैंक्स होते हैं। तो इसमें उल्टा हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, खर्च करते हैं, बिजली का बिल बढ़ाते हैं, है ना? करते हैं, नहीं करते बच्चों? तो जहां आपको एनर्जी इनपुट देनी पड़े किसी काम को करने के लिए कंटिन्यूअसली, ये बात याद रखना, कंटिन्यूअसली मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा होगा कि कोई काम चालू करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बट आपको लगातार नहीं देनी पड़े, तो वो स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। बट जिस काम को कराते रहने के लिए आपको वर्क करते रहना पड़े, एनर्जी खर्च करते रहनी पड़े, वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। थोड़ा क्लियर हुआ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में फर्क, है ना? अच्छा, एक और, जब जहां पे जनरली बच्चों को डाउट आता है कि सर ये तो ठीक है, या मैं पूछता हूं तो फिर उनको भी डाउट आता है। अब मैं कहता हूँ कि चलो ये दो सिस्टम की जगह मैंने इस वाले सिस्टम में ऐसे पाइप लगा दिया, अब क्या ये प्रोसेस को मैंने स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस कन्वर्ट किया कि नहीं किया? क्या पाइप ऐसे लगा देने से पानी का ऊपर से नीचे आना नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है? मतलब पानी का यहाँ से यहाँ पहुंचना क्या नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया क्या? रास्ता बदल दिया थोड़ा सा अपन ने? नहीं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है बच्चों। देखो इसमें क्या फर्क हुआ मैं बताता हूँ, ये स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब भी पानी यहाँ से यहाँ आएगा उससे वर्क लिया जा सकता है ना? हमने सिर्फ क्या किया, इसके यहाँ से यहाँ आने में एक बैरियर ऐड कर दिया, है ना? इसलिए मैंने आपसे वो वर्ड बोला था कि कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़े। जैसे सुनो बात को, जैसे फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल की बर्निंग, उसका केमिकल रिएक्शन से क्या लेना देना, सुनना। आपको पता है कि सर कोयले में आग लगा दें तो CO2 प्लस हीट मिलती है। इस हीट से स्टीम इंजन वगैरह अब चलते हैं, है ना? स्टीम इंजन कार के पुराने वीडियो वीडियो देखे होंगे, वो कोयला जलाते रहते हैं, ट्रेन चलाते रहते हैं, देखा है वीडियो, है ना? तो कोयला अपने आप जलता रहेगा क्या? नॉर्मली जैसे जल रहा हो ये कोयला, उसमें और कोयला डाल तो जलता रहता है ना? मतलब एक बार आग लग गई उसमें, अब फिर और कोयला ऐड करते रहो तो जलता रहेगा, राइट? या पेट्रोल में आग लगी तो जलता रहता है, या आपकी गैस है तो वो एक बार जला दी तो जलती रहती है, बट एक बार जलानी पड़ती है आपको, पहली बार उसको इग्नाइट करना पड़ता है ना? यू हैव टू इग्नाइट इट। तो कभी कभी कुछ चीजों को स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, वो हो सकता है, उससे वो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाता। जैसे बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ कोल स्पॉन्टेनियस, एक बार उसको आपने जला दिया तो वो जलता रहेगा, है ना? उससे आप काम ले सकते हो, वो हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है, उस हीट से आप पानी बॉईल कर सकते हो, पानी बॉईल करके आप उससे स्टीम इंजन बना सकते हो। एक्चुअली रेलवे इंजन ऐसे ही काम करते थे, स्टीम इंजन पहले कोयला जलाते थे, उससे पानी से स्टीम बनाते थे, स्टीम की मदद से प्रेशर से पहिए घुमाते थे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर बच्चों ये स्पॉन्टेनियस ही है, क्योंकि पानी की टेंडेंसी तो ऊपर से नीचे आने की ही है, बस आपने क्या किया, एक बैरियर ऐड कर दिया। तो उस बैरियर को क्रॉस कराना है। देखो पानी एक बार इस बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ये कई बार आपने किया होगा कि इफ यू आर ट्राइंग टू गेट वाटर फ्रॉम अ पाइप विदाउट अ पंप, है ना? तो अगर आप थोड़ा सा इसको पानी को सक करके यहाँ तक लेके आते हो, तो इसके बाद ये अपने आप पूरा नीचे आने लगता है, और फिर जब तक ये खाली नहीं होता तब तक आता ही रहता है। ये एक्सपीरियंस किया है कभी? किया होगा ये पाइप के साथ, है ना? कई बार कुछ चीजें खाली करनी होती है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं, और पाइप लगा के फिर वो पानी आता नहीं, तो उसको थोड़ा सा अपन इस लेवल तक सक करके ले आते हैं, उसके बाद फिर वो बहता रहता है, जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक बहता रहता है ना? तो अपने आप बह जाता है ना, पूरे टाइम तो नहीं मेहनत करनी पड़ती। तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में इसका यूज करेंगे, बट थोड़ा फील वाला पार्ट समझ में आ गया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। बस, तो आप सिंपल सी एक बात याद रखो, जिस काम को करने के लिए कंटिन्यूस एनर्जी लगे, ये खर्च करनी पड़े, वो नॉन स्पॉन्टेनियस।
और जो काम अपने आप होता रहे, हो सकता है स्टार्ट करना पड़े, वो एक अलग बात है ना? किसी चीज़ को चालू करना पड़े या इनिशियल कुछ एफर्ट लगे, वो बात अलग है, बट उससे वो काम एक बार चल रहा हो तो फिर चलता रहे और एनर्जी उससे यूज की जा सके, वर्क लिया जा सके, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। ऑल राइट। चलो आगे लिखे। तो लिखो, इन दिस इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, नेक्स्ट लाइन में, ये डायग्राम बना लिए थे, ये डायग्राम बनाने थे भाई, है ना? अब कहीं कहेगा सर हमारे पास दो कलर की पेन नहीं है, तो बेटा एक पेन यूज कर लो, एक पेंसिल यूज कर लो। कोई कहेगा सर मेरे पास पेंसिल भी नहीं है, तो क्या करो, एक जगह डॉट बना दो और एक जगह क्रॉस बना दो। ठीक है, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ। आगे लिखते हैं, इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, तो प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, जो आपके पास है उसका बेस्ट यूज करके काम चलाना है। इफ द सिस्टम इज नॉट isolated, then entropy change in both the system and surrounding are to be taken. Then entropy change, सही बात है प्रगति, in both the system and surrounding are to be taken. Are to be taken into account in bracket system plus surrounding, in bracket system plus surrounding make an isolated system. So therefore delta S total, which is delta S system plus delta S surrounding, should be greater than जीरो, ये अपनी कंडीशन है। हाँ, और इसके नीचे एक नोट लिख लेते हैं। नोट नंबर वन, फॉर a reversible process at equilibrium, delta S total is equal to zero। या एक काम करो, उसको डेल्टा एस टोटल की सिर्फ डेल्टा एस ही लिख लो, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर ही है तो सब कुछ ही जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, यानी ना तो वो फॉरवर्ड जा रहा है ना बैकवर्ड जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, तो उसमें चेंज या रैंडमनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा एस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। मगर मगर अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो उसका डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन ब्रैकेट spontaneous bracket closed, for an isolated system, delta S will be greater than zero।
इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। जो बातें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बस उनको नोट में लिख रहे हैं रेफरेंस के लिए, आप जल्दी से ढूंढ पाओ इनको। अब फिर देखते हैं कि भाई अब ये लिख तो लिया लेकिन अब इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है हमको कि सर डेल्टा एस टोटल ठीक है, छोटा सिस्टम है तो हो गया, यूनिवर्स की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो भी देखेंगे क्या करेंगे कैसे करेंगे। लिखा यहाँ तक सब लोगों ने? चलो तो अब इसको अपन को कैलकुलेट करना हो, इस सिस्टम की स्पॉट प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बतानी हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी का। कि गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से हम बता पाएंगे कि फॉर्मूला डेवलप करेंगे जिससे डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करें, उस फॉर्मूले की मदद से डेल्टा जी के वैल्यू देख के हम बता देंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो हमने बिना नंबर्स के जो प्रोसेस बताया था, जैसे भी पानी वाला एग्जांपल लिया था, वो बताना तो सीख लिया कि भाई प्रोसेस में पानी ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर, इसमें तो हमको बताना आ गया। बट रिएक्शंस में तो ऐसा होता नहीं है कि पानी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जा रहा है। उसमें अपने को कुछ डेटा दिया जाएगा कि भाई आपके रिएक्शन में डेल्टा एच जो है वो इतना है, टेम्परेचर इतना है, डेल्टा एस इतना है, ऐसा कुछ डेटा होगा। अब इस डेटा से हम कैसे बताएं वो अपने को सीखना है। तो उसके लिए आपको एक टर्म डिफाइन करके दिया जाएगा, डेल्टा जी, गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो अपन कर लेते हैं डिफाइन। चलो लिखा यहाँ तक सबने? अगली हेडिंग जो अपने को लिखनी है वो लिखनी है गिब्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस डेल्टा जी। ये जो है इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें लिखो, we have seen that for a system it is the total entropy change which decides spontaneity. We have seen that for a system comma it is the total entropy change in bracket delta is total bracket closed which decides spontaneity of a process, which decides spontaneity of a process, full stop. Most of the chemical reactions, most of the chemical reactions either take place in a closed or in an open system. Chemical reactions either take place in a closed or an open system, and and therefore there are
changes in both enthalpy and entropy. Enthalpy and एंट्रोपी। तो अब आइसोलेटेड सिस्टम में तो नॉर्मली रिएक्शन होती नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम में होती तो डेल्टा एस आइसोलेटेड का निकाल के बता देते, और ओपन या क्लोज सिस्टम में होगी तो डेल्टा एस अब आइसोलेटेड का निकालना होगा तो पूरी यूनिवर्स का निकालना पड़ेगा। तो ये अपने लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई अब ज्यादातर केमिकल रिएक्शन या तो ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम में होती है, और उनमें दोनों एंथैल्पी में और एंट्रोपी में चेंज इन्वॉल्व होता है। सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर सराउंडिंग में भी चेंजेस इन्वॉल्व होंगे। तो अब यहाँ पे अपने लिए प्रॉब्लम होती है कि अब ऐसे कैसे करें। लिखा यहाँ तक सबने, तो देखते हैं इस समस्या का समाधान कहाँ मिलता है अपने को। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पैराग्राफ से ऐसे लिखना है कि नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी। तो सिर्फ एंथैल्पी में चेंज से नहीं बता सकते सिस्टम का, सिर्फ एंट्रोपी में चेंज से नहीं बता सकते। तो नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी nor an increase in entropy alone can determine the direction for spontaneous change the direction for a spontaneous change in a system. Full stop. Hence, for this purpose, alone लिखा है बेटा, ये है ना। Enthalpy nor an increase in entropy alone can determine the direction for a spontaneous change in a system. Full stop लिखा है यहाँ तक। लिखा लिखा बच्चों। हम्म। Hence, for this process, hence for this process, hence for this process की जगह इसको ऐसे लिख लो। Hence for this purpose, hence for this purpose, comma, we define a new, we define a new thermodynamic function, colon, Gibbs free energy slash Gibbs function in bracket capital G. Gibbs free energy slash Gibbs function in bracket capital G. लिख लिया।
क्या कह रहा है कौस्तुभ सर, लाइन बार बार क्यों चेंज कर रहे हो? इसी बातें कर रहे हो, चलो। तो अब अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिख लिया सबने? लेट्स डिफाइन इट आउट। और इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखेंगे, इसको यूज करेंगे। तो उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो, द गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, द गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is defined as, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास में, the useful work which can be obtained from the system, the useful work which can be obtained from the system, full stop, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देना, it is given by, कॉलन, आपको मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखना है, G Gibbs free energy of a system is equal to H माइनस T इंटू S। यहाँ पर H, T और S क्या है मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। G जो है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, H क्या है भाई, व्हाट इज H? एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है, H इज एंथैल्पी। T क्या है? टेम्परेचर किस यूनिट में, लेकिन केल्विन में, तो इसको अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन को अपन कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एस क्या है अपना? एंट्रोपी, बिल्कुल। अच्छा, तो अगर बच्चों आपको याद हो, एंथैल्पी आपका एक्सटेंसिव फंक्शन था, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो एक्सटेंसिव फंक्शन। तो अगर एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा जाएगा? एक्सटेंसिव। ये अपन ने लिखा था शुरुआत में चैप्टर की, है ना, इट इज एन एक्सटेंसिव फंक्शन, बिल्कुल। अच्छा, क्या आप सिस्टम की एक्चुअल एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो? एच की वैल्यू हम क्या कभी कैलकुलेट कर पाते हैं क्या, एग्जैक्ट एच की? नहीं, हम डेल्टा एच निकाल पाते हैं, सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर पाते हैं। तो क्या अगर हमारे पास एच की वैल्यू नहीं है, तो क्या हम जी की वैल्यू कभी कैलकुलेट कर पाएंगे एग्जैक्ट? नहीं कर पाएंगे। हम किसकी वैल्यू यूज कर पाएंगे? डेल्टा जी की। और इसी का अपने को काम होगा, वील बी एबल टू कैलकुलेट, क्योंकि हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर पाते हैं, तो उससे हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर पाएंगे, और उसी से अपने को काम भी रहेगा। तो यहाँ तक लिख लिया, तो मैं इसके नीचे ये दो बातें लिखवा देता हूँ। तो इसके नीचे लिखो कि जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी जी is an extensive property and a state function। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, स्टेट फंक्शन भी है। ये दोनों बातें अपन ने पहले लिखी हुई थी।
नहीं नहीं, मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यूज नहीं करेंगे अपन, अभी इससे फॉर्मूला बनाएंगे अपन डेल्टा जी का, अभी लिखवाऊंगा मैं आपको। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला बनाएंगे और उसको यूज करेंगे, है ना। जी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, एग्जैक्ट जी नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट एच नहीं कैलकुलेट कर पाते हम। हाँ। अरे कॉस्ट तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखो है क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो डेवलपमेंट है या जो फॉर्मूले बनाए हैं, उसका डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इट इज अ बिग बिग पार्ट ऑफ साइंस, मतलब फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, और जो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स लगता है। बट तुम्हारे लेवल पर जो बातें हैं वो तो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुमसे ज्यादा चीजें टफ पूछी नहीं जाती, है ना। तो तुमसे ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पूछी जाएंगी, तुमसे तो आसान बातें ही पूछी जाती है। इट इज कॉम्प्लेक्स क्योंकि उससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है ना। थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी वास्ट पार्ट ऑफ साइंस, उससे बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है। बट आपके सिलेबस में ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको सिर्फ मतलब समझना है, आपको मतलब समझने पड़ेंगे चीजों के मतलब क्या है। लिखो, चलो चलो, इधर उधर की बातों में तुम फंस जाते हो फालतू, तुम समझते चलो, लिखते चलो, तुम्हें सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें तुम्हारे लेवल की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अभी तक आई क्या कहीं दिक्कत? गुड गुड गुड, चलो लिखा सबने यहाँ तक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ना स्टेट फंक्शन। ओके, उसके नीचे लिखो, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ सिस्टम कैन बी रिटर्न एज, जो अपने काम आएगा वो वाला फॉर्मूला, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ सिस्टम फॉर अ सिस्टम can be written as delta G is equals to delta H minus delta of TS, या डी के फॉर्म में लिखना चाहो तो डी के फॉर्म में लिख सकते हो, बट मैं डी के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुमको उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा किसी रिएक्शन में, है ना। तो फॉर अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम पता करना चाह रहे हैं बातें, तो टी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा नहीं, तो जो भी चेंज आएगा वो एस में चेंज आएगा। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, देयर फोर डेल्टा जी इन एनी रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी, टी डेल्टा एस। ये आपका काम का फॉर्मूला है, ठीक है, ये काम आएगा आपको। ऊपर वाले को भी अपन बॉक्स कर देते हैं। तो टी इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, डेल्टा एच इज enthalpy change of system, delta S is entropy change of system, delta G is change in Gibbs free energy। और स्पॉन्टेनिटी अब इससे कैसे बताएंगे? स्पॉन्टेनिटी के लिए यहाँ लिख देते हैं, और अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमने कंडीशन लिखी थी कि डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी कंडीशन आएगी यहाँ डेल्टा जी सिस्टम शुड बी लेस देन जीरो। ये कंडीशन आपको याद रखनी है।
ये डेल्टा जी सिस्टम जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आता कैसे है, इसका भी फॉर्मूला है, मैं डराइव नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बस बता देता हूँ कि ये रिलेशन कैसे आती है। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल, है ना, ये अलग डेल्टा एस है, और ये जो डेल्टा एस है अपना ऊपर, ये सब कुछ सिस्टम है ना, ये दिस इज ऑल सिस्टम। कि डेल्टा जी सिस्टम इज डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, एवरीथिंग इज फॉर सिस्टम हियर। तो हमने क्या किया था कि टोटल यानी यूनिवर्स का डेल्टा एस कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए सिर्फ ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसमें सब कुछ सिस्टम से रिलेटेड है, कहीं भी कुछ भी सराउंडिंग या यूनिवर्स से रिलेटेड नहीं है। तो ये नेगेटिव की कंडीशन आती इसी से है कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, तो इसको अगर पॉजिटिव रखोगे तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव आएगा। अब ये रिलेशन भी डेराइव हो जाता है, बट ये डेरिवेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं किसी को? सवाल कर लेते हैं इस पे एक आध, है ना। थोड़े क्वेश्चन करोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आता है। चलो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। लिखो भाई, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, if delta h is greater than 0 and delta s is greater than 0, comma, the reaction proceeds spontaneously when the reaction proceeds spontaneously when, अब your options are delta h is greater than t delta s, magnitude of delta h is greater than magnitude of t delta s, second magnitude of delta h is less than magnitude of t delta s, third delta h का magnitude is greater than, sorry, is equal to magnitude of t delta s, और fourth in all of the above conditions। कब होगा भाई बताओ? काफी लोग फर्स्ट बोल रहे हैं और कुछ लोग सेकंड बोल रहे हैं, कौस्तुभ फोर्थ बोल रहा है। कौस्तुभ बेटा तूने बीच में कुछ लेक्चर मिस करे थे क्या? नहीं? तो फिर तूने चैप्टर का रिवीजन नहीं किया कुछ दिनों से, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। दो रीजन हो सकते हैं, या तो तूने चैप्टर का रिवीजन नहीं किया है कुछ दिनों से, या फिर तूने आज ध्यान कहीं और है तेरा। हाँ भाई, तो हमको क्या चाहिए देखो, हमको क्या बोला है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, आया ना। टी डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अपने को चाहिए क्या, स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है, कि डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, ये चाहिए, यही चाहिए। तो ये कब होगा, जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन जीरो।
तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब हो जाएगी? ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो इससे। हाँ या ना? होगा ना भाई? when mod of delta h is less than mod of t delta s, then delta h minus t delta s is less than zero. तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। आएगा ना? बताओ मुश्किल था क्या ये? नहीं था, आसान है ना? और करते हैं, लेट्स मूव अहेड, है ना? और भी कुछ चीजें करते हैं, और भी कुछ कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो बच्चों। फॉर द रिएक्शन, करूँ ना डिक्टेट? लिख लिया ना सबने? ये सॉल्यूशन लिख लिया? डिक्टेट करूँ? हम्म। लिखो। फॉर द रिएक्शन colon Ag2O solid giving you twice of Ag solid plus half of O2 gaseous. The value of delta H is equal to, the value of delta H is equal to 30.56 kilojoule per mole, and delta S is equal to 66 joule per Kelvin per mole. Full stop. The temperature at which the free energy change, the temperature at which the free energy change for the reaction will be zero is, options are A 373 Kelvin, B 463 Kelvin, C 493 Kelvin, या फिर D 413 Kelvin। बताओ। सही है प्रेशा। ठीक है गौरी बेटा, सही है आंसर। गुड गुड गुड, काफी लोगों का आंसर आने लगा है। श्रेया, सुजल, चयन, सही है। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, कि सिंस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, देयरफॉर जीरो चाहिए था अपने को। डेल्टा जी, डेल्टा एच 30.56 किलो जूल बोला हुआ है ना? ध्यान रखना। तो किलो जूल इज 30560 जूल्स, माइनस टेम्परेचर अपने को पता करना है, और डेल्टा एस इज 66 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर मोल लिखना भूल गया हूं मैं, एक जगह रुक जाओ, मैं कर देता हूँ उसको करेक्ट। जूल्स पर मोल यहाँ पे था, माइनस टी डेल्टा एस जो है, दैट इज 66 जूल्स पर केल्विन
पर मोल इसको सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर आपको चाहिए, वो आएगा 30560 डिवाइडेड बाय 66, और ये आ जाएगा केल्विन में। कितना आता है ये? काफी लोगों का सही आंसर आ गया, सारा, हिमांशी, कुमुद, परिना, वेदिका, गुड, कौस्तुभ सही है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। दिस विल बी इक्वल टू 463 केल्विन। आंसर इज बी, राइट। यही आया बच्चों। तो अभी इसमें मेरे को कुछ और बातें भी डिस्कस करनी है, कुछ और वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, बट हमने एक इंट्रोडक्शन समझ लिया गिब्स एनर्जी का, उसका यूज क्या है वो समझ लिया। इसके और भी कुछ यूजेस हैं, कुछ और फॉर्मूले वो हम समझेंगे। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो आज मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ थ्योरी को, आई एम स्टॉपिंग हियर।